ओके गाइस, अब शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक है। अब इसके अंदर दो इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व किए हैं इस टॉपिक में। ये टॉपिक है क्या कि आपको अगर यदि पता हो, इसके पहले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता था उसका क्या करते थे कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता था। तो हम क्या कर देते थे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। वो क्यों करते थे सर, ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में जब तक बोला ना जाए तब तक ओल्ड बुक्स के कोई भी रिजर्व्स न्यू बुक्स में जाते नहीं है। यानी ओल्ड बुक्स में बनाए गए रिजर्व्स को ओल्ड बुक्स में ही आप राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो हम क्या करते थे, जैसे जनरल रिजर्व हो गया इनकम है, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी, पार्टनर को पेएबल बता दिए, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो, ओल्ड ही होता है, खैर इसमें एडमिशन नहीं हो रहा है, खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो ओल्ड रेशियोज के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अगर इनकम होता था तो डेबिट होकर के पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते थे। अगर लॉसेस होते थे जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब पार्टनर्स डेबिट हो जाते थे और वो एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो जाता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस होता था, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्लोज कर देते थे। ओल्ड बुक्स में उन अकाउंट्स के बैलेंसेस को माइनस कर देते थे, खत्म कर देते थे। वो बैलेंसेस न्यू बुक्स में नहीं दिखे। लेकिन अब ये टॉपिक ऐसा आ रहा है कि भाई जो पुराने बुक्स में हम लोगों ने जनरल रिजर्व्स क्रिएट किए थे, पीएनएल का बैलेंसेस पड़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, उसको ओल्ड बुक्स में खत्म मत करो, उसको न्यू बुक्स में ऐसे के ऐसे दिखाओ। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? पुराने बुक्स में अगर हम लोग क्लोज करते थे तो समझ में आ रहा था कि ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से ओल्ड रेशियोज में मिल जाना चाहिए। क्यों मिल जाना चाहिए? क्योंकि वो प्रॉफिट रोका गया था। आप अगर ध्यान हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, उसके अंदर मैंने बोला था आपको क्या पीएनएल के क्रेडिट साइड में उसको लिख देते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, और फिर जनरल रिजर्व बना करके आप पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यानी आपने पार्टनर्स का पैसा रोक करके रिजर्व्स क्रिएट किए हैं। तो रिजर्व्स आप पार्टनर्स को अब दे दो, ठीक है? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पैसा कैसे रोका गया था? ओल्ड रेशियो में रोका गया था। अब तो न्यू रेशियो में अगले बुक्स में बात हुई, ठीक है? लेकिन अब ये इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, देखो इलस्ट्रेशन 13 का, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to share profits equally. On that day, General Reserve showed a credit balance of 72,000. हम क्या करते, बस इतना ही क्वेश्चन होता तो ये 72,000 आ सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल इन 3:2 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। क्योंकि जनरल रिजर्व जब बना तो प्रॉफिट कम बटा कौन से रेशियो में कम बटा? 3:2 में। तो अब बांट देंगे तो कौन से रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में। समझ में आया लॉजिक? जनरल रिजर्व रोका तो प्रॉफिट कम बटा, कौन से रेशियो में? 3:2 में। अगर जनरल रिजर्व रोकते नहीं तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता, कौन से रेशियो में? और बढ़ना चाहिए था कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो हम बांट देंगे 3:2 में। ऐसे ही करते थे। जनरल रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल 3:2 ये कर देते सर। लेकिन क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लोग ये बोल रहे हैं जनरल रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट मत करो, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पास की जाएगी, ताकि वो ओल्ड बुक्स में जो जनरल रिजर्व दिख रहा है वो न्यू बुक्स में भी दिखे। उसका मतलब ये, मतलब जब न्यू बुक्स की बैलेंस शीट बनेगी सर उसमें भी जनरल रिजर्व 72,000 का दिखेगा। हाँ, अगर ये लाइन नहीं होती तो ये एंट्री पास करने के बाद न्यू बुक्स में जनरल रिजर्व दिखता क्या? नहीं, क्योंकि जनरल रिजर्व आपने डेबिट कर दिया ओल्ड बुक्स में ही। लेकिन ये हमें करने के लिए उन लोगों ने मना किया है इस क्वेश्चन में ये बोला है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे पास करो ताकि वो जनरल रिजर्व का इफेक्ट दे दिया जाए। उसका मतलब क्या, आओ अपने लॉजिक से समझते हैं। देख, जनरल रिजर्व 72,000 में हक एबीसी का ओल्ड रेशियो में सर पक्का हमें पता है, ये सबसे बोल रहे हो 3:2 में उनको मिलना चाहिए, 27-18 मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हो आप, इस बुक में बंद नहीं कर रहे हो और अगली बुक्स में यानी न्यू बुक्स में लेकर के जा रहे हो। तो न्यू बुक्स में यदि अगर ये जनरल रिजर्व बटा फ्यूचर में तो कौन से रेशियो में बटेगा? 1:1 में बटेगा। तो देखो जनरल रिजर्व 72,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गाइस? 24,000 एंड 24,000। अब लॉजिक लगाओ, एक्चुअल में जनरल रिजर्व में ए का हक कितना है?
27, लेकिन बेचारे को मिल कितना रहा है, खाली 24। फ्यूचर में मिलेगा ना, क्योंकि फ्यूचर में बटेगा। क्यों? क्योंकि इस साल बांटा नहीं, उसको कैंसिल किया नहीं, अगले बुक्स में लेकर के जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो उसको 3000 का सेक्रीफाइस हो जाएगा फ्यूचर में। इसको भी 27 मिलना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में कितना मिलेगा, खाली 24। 3000 का सेक्रीफाइस हो जाएगा। लेकिन ये भाई साहब को देखो, एक्चुअल में मिलना चाहिए जनरल रिजर्व 18, लेकिन फ्यूचर में कितना मिल जाएगा उसको, 24। 6000 का गेन हो रहा है। सर अब क्या करेंगे, ये जिसको गेन हो रहा है ना, इसका तो एक्चुअल 18 ही हक है, लेकिन फ्यूचर में 24 मिलेगा। ये आज 6000 इन दोनों को बांट देगा 3-3000। सर ये तो लॉजिकली बताया, एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में वही सही, जैसे वो गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे ना, गुडविल की वैल्यू लेने का, गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वैसे ही जनरल रिजर्व की वैल्यू लेने का, गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी कि सर यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। कैसे निकालोगे सर? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या था? ए का शेयर 3/8, बी का शेयर 3/8, सी का शेयर 2/8, न्यू शेयर क्या है 1/3, 1/3, 1/3। कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए सर ने इधर 3 मल्टीप्लाई किए, 8 मल्टीप्लाई किए। 3 3 9 माइनस 8, 1/24 सेक्रीफाइस, 1/24 सेक्रीफाइस, 2/24 गेन नेगेटिव। देखो 3 2 6, 8 1 8, 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -2/24। तो इसका गेन आ गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करते थे, जो गुडविल की वैल्यू होती थी वैसे इधर जनरल रिजर्व की वैल्यू है। जनरल रिजर्व के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, गेनिंग रेशियो 2/24, कितना आ जाएगा 6000। यानी कि आज गेनिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। कौन सा वैल्यू? ये 6000 और 3000। मतलब 6000 गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल में से निकाल दो और 3000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पेएबल बता दो। देखो जर्नल एंट्री, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको गेन हो रहा है, सी को गेन हो रहा है, ये रहा सी को गेन हो रहा है, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, उसमें से 6000 माइनस कर दिया और किसको पेबल बता दिए, 3000 आज। क्यों सर? क्योंकि आज इन दोनों को 3 आप पेबल बताओ, ताकि फ्यूचर में 24 मिल जाएगा, तो 3 और 24 हो जाएगा 27। लेकिन आज इससे 6000 ले लो, वो इसलिए क्योंकि इसको फ्यूचर में 24 मिलने वाला है, लेकिन 24 उसको मिलना ही नहीं चाहिए, उसको तो 18 मिलना चाहिए। तो अगर फ्यूचर में 24 मिलने वाला है, आज 6 ले लो, तो उसको नेट कितना मिल जाएगा, 18। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करना क्या है, ये लॉजिक था, मैंने ये लॉजिक समझाया, ये नहीं होगा। करना क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो लगाएंगे ना, जनरल रिजर्व की वैल्यू पे वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाने का, एंड गेनिंग पार्टनर गिव टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये तो खाली एक जनरल रिजर्व की वैल्यू थी, तो हम लोगों ने ऐसे किया। अब देखो अगला इलस्ट्रेशन नंबर 14, उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इलस्ट्रेशन 14 भी ऐसा ही है। D, E and F are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. The new profit sharing ratio becomes 2:3:5. ठीक है, with effect from 1st April. They also decided to record the effect of following without affecting their book values by passing an adjustment entry. क्या बोला? Without affecting their book values. Affecting their book values यानी कि उन लोग को वो book values को इफेक्ट नहीं करना है। यानी कि जो जनरल रिजर्व इस बुक्स में दिख रहा था, वो अगली बुक्स में दिखना चाहिए। जो कंटिजेंसी रिजर्व इस बुक्स में दिखना था, वो अगले बुक में दिखना चाहिए। जो पीएनएल इस बुक में दिखता था, वो अगले बुक में दिखना चाहिए। तो इस बुक में वो जो दिख रहा था, उसमें तो हक पार्टनर का ओल्ड रेशियो से था, लेकिन न्यू बुक्स में ले जाओगे तो अब उसमें हक पार्टनर्स का न्यू रेशियो से हो जाएगा। तो बेचारे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, उनका तो घाटा हो जाएगा ना। मुझे बताओ, डी को 5 हिस्से मिलने चाहिए, लेकिन फ्यूचर में तो डी को 2 ही हिस्से मिलेंगे, तो घाटा होगा कि नहीं होगा डी का? समझ में आ रहा है? इसीलिए आज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट किया जाता है बाय गेनिंग पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक है। तो देखो क्या कर रहे हैं अपन इधर, और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस भी है, यानी ये खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी तक माइनस नहीं हुआ है पीएनएल में, तो अब माइनस कर रहे हैं। देखो ये खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक ही जर्नल एंट्री पास होगी, एक ही जर्नल एंट्री। इस क्वेश्चन में भी एक ही जर्नल एंट्री पास हुई। क्या जर्नल एंट्री पास हुई सर? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सिंपल जर्नल एंट्री पास हुई। कितनी? 6000, 3000, 3000। उसका मतलब क्या ये जर्नल एंट्री पास हुई? नहीं, ये नहीं हुई। तो जनरल रिजर्व डेबिट हुआ ओल्ड बुक्स में? नहीं हुआ। तो
तो न्यू बुक्स में जनरल रिजर्व दिख रहा है, हाँ, और वो कॉम्पेंसेशन भी हो गया, कॉम्पेंसेशन हो जाएगा ना, फिर न्यू बुक्स में जनरल रिजर्व 72 दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी पार्टनर को, वो कॉम्पेंसेशन होना जरूरी है कि भाई तेरा हक इतना है लेकिन फ्यूचर में मिलने वाला इतना, तो आज 3 ले ले, फ्यूचर में 24 मिल जाएगा। तेरा हक है 18 लेकिन फ्यूचर में मिलेगा 24, तो आज 6 दे। समझ में आ रहा है, क्योंकि तेरा तो हक खाली 18 है, तो जो 24 यानी 6000 एक्स्ट्रा फ्यूचर में मिलने वाला है, तो तू आज ही 6 दे दे। क्यों? क्योंकि तेरे को जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है उससे इन दोनों का नुकसान होने वाला है, तो इन दोनों को आज पे करेंगे, तो आज लेकर के आज समझ में आ रहा है। इस वजह से हम लोग ये करते हैं, क्या हम लोग करते क्या है, अंत में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, जनरल रिजर्व की वैल्यू लेने का, उस पर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाने का, और वैल्यूज गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जर्नल एंटिटी। इधर भी वैसे ही करेंगे। इधर हर एक अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट नहीं करना है, खाली नेट इंपैक्ट लेने का, नेट इनकम लेने की, और यहाँ पे भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल गिव टू गेनिंग पार्टनर, और सॉरी गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग, और गेन कब आएगा, जब नेगेटिव बैलेंस होगा। डी का देखो ओल्ड रेशियो कितना था 5/10, न्यू रेशियो कितना है 2/10, तो 5 - 2 3/10 सेक्रीफाइस। ई का पहले भी 3/10 था, अब भी 3/10 है, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन। इसका पहले 2/10 था, फ्यूचर में 5 हिस्से मिलेंगे, तो गेन हो गया इसका फ्यूचर में 3/10। समझ में आ रहा है। तो देखो करना क्या है, नेट वैल्यू लेने का, उस पर 3/10 चिपकाने का, तो ये 45,000 आएगा। ये 45,000 क्या है, ये 45,000 गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। देखो वहां पे जर्नल एंट्री मिल जाएगी आपको इलस्ट्रेशन 14 में। एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर विल बी गेट डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल गेट क्रेडिटेड। उसको आज पेएबल बताओ और इससे आज रिसीवेबल बताओ कि तू आज रिसीवेबल, आज तू देगा, मतलब तू हम लोगों को दे, हमें तुझसे रिसीवेबल है, और फॉर्म उसको पेएबल बताएगी कि भाई मुझे तुझे पेएबल है, क्योंकि तुझे फ्यूचर में कम मिलने वाला है। अब समझ में आ रही है लॉजिक पक्का। तो देखो उसको सर ने इधर फिर वर्किंग कर दी, मतलब फॉर्म द्वारा ये 1.5 लाख ABC को, सॉरी DEF को पेएबल था 75, 45 और 30, लेकिन फ्यूचर में जब ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो 2, 3, 5 में डिस्ट्रीब्यूट करने पेएबल बताएगी 30, 45 और 75। लेकिन डी का हक कितना था पेएबल का, डी को कितना पेएबल होना चाहिए फॉर्म द्वारा 75, लेकिन फ्यूचर में फॉर्म कितना पेएबल बताएगी खाली 30। तो फॉर्म आज क्या करेगी, आज 45 पेएबल बता देगी और फ्यूचर में 30 पेएबल बता देगी, तो उसको नेट कितना मिल जाएगा 70। तो आज जो उसको पेएबल बता रही है किससे रिसीवेबल बताएंगे, वो बंधु से जिसको फ्यूचर में ज्यादा पेएबल बता रही है फॉर्म। फ्यूचर में फॉर्म इसको कितना पेएबल बताने वाली है 75, एक्चुअल में उसको पेएबल कितना बताना चाहिए, खाली फॉर्म को उसको पे कितना करना है 30, लेकिन फॉर्म उसको फ्यूचर में पे कितना कर देगी 75। तो फॉर्म उससे आज ले लेगी 45, आज को 45 दे दे, फ्यूचर में तुझे 75 मिल जाएगा, तो तुझे नेट 30,000 मिले, जो कि तेरा हक है। समझ में, यानी गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि इसको फ्यूचर में जबरदस्ती 75 मिलने वाला है, जबकि इसका हक है खाली 30,000 का। तो आज ही उससे 45 ले लो, क्योंकि फ्यूचर में 75 मिलने वाला है। आज 45 ले लो और उसको दे देंगे 45, जिसको सेक्रीफाइस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जर्नल एंट्री क्या बढ़ जाएगी गाइस आपकी, एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग। बेटा मैंने पल पल आप लोगों को हर एक स्टेप पे लॉजिक बताने का ट्राई किया, ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको इतना सा ध्यान रखना है इस पूरे टॉपिक में कि जो वैल्यू आती है ना, चाहे वो गुडविल की हो, चाहे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की हो, कब, जब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो क्या करेंगे, जैसे जनरल रिजर्व डेबिट कर दिया, पीएनएल डेबिट कर दिया, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स को लॉस बुक कर लिया। ये कब होएगा, जब ओल्ड बुक्स में हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को खत्म नहीं कर रहे हो, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तब क्या करना है, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट देते थे ना, गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, डिट्टो वैसा ट्रीटमेंट देने का, नेट वैल्यू लेकर के आने की, जैसे इस क्वेश्चन में सर है ये प्लस ये माइनस ये कितना आ जाएगा, ये तीनों इनकम है, रिजर्व पीएन और माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो टोटल नेट कितना आ गया 1,50,000। नेट वैल्यू लेने का, उस पर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग लगाने का, वैल्यू आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 45%। समझ में आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है।
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में विद द न्यू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आगे एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ दैट में बहुत आगे आने वाला है। और ये फुल फ्लेज क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी आपकी। जो पार्टनरशिप में प्रॉपर 8 मार्क के क्वेश्चन बैठते हैं ना, वो इस टाइप के टॉपिक्स में से बैठ जाते हैं, 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।